अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम ये चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। आज इसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, एग्जाम के हिसाब से तैयारी करने वाले हैं। चाहे आप ये कभी भी देख रहे हो साल में, चाहे पेपर में आपके पास 10 महीने बचे हों या फिर 10 दिन बचे हुए हैं, हम आपको ऐसे तैयारी कराने वाले हैं कि आपके है ना फेडरल बोर्ड में 90% से ज्यादा मार्क्स आए। हम आपको इंपॉर्टेंट चीजें एग्जाम्स में क्या क्या एग्जामिनर को चाहिए होता है, ये हमारा पहला लेक्चर नहीं है। तो अगर आपको कुछ चीज समझ ना आए, कंफ्यूजन हो, तो वो इसलिए क्योंकि आपने पहला लेक्चर नहीं देखा हुआ। तो भाई पहला वाला लेक्चर देख लो और ऑर्डर में चलो, बगैर शुरू के कॉन्सेप्ट्स को पढ़े हुए ये आपको कंफ्यूजन, ये पहला लेक्चर नहीं है। अगर आपको पहला लेक्चर देखना है और बाकी सारे चैप्टर्स के भी और इन सारे सब्जेक्ट्स के भी, तो भाई आप जाओ हमारे कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे डाली हुई है 4 लिंक। इसमें पूरी किताब की हमने प्लेलिस्ट डाली हुई है, इसको दबा दो, आपको है ना सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे इस पूरे के पूरे सब्जेक्ट के। डाले हुए फ्री के नोट्स, यहाँ पे नोट्स कोई एमी नोट्स नहीं है। ये आप लिंक दबाओगे तो खुलते हैं, आपके पास हमारे 300 बच्चे जो थे जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए थे, उनके हमने नोट्स कंपाइल करके आपके लिए डाले हुए ताकि आप भी है ना अपने एग्जाम की तैयारी कर सको। सारे के सारे नोट्स हमने डाले हुए इन 300 बच्चों के। तो भाई ये देखो यहाँ पे पड़ा हुआ है हमारे सब्सक्राइब का बटन, इसको सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। बेल्स भी है ना यहाँ पे दबा दो, लाइक करो वीडियो को और साथ में जाके कमेंट करो अपना वीकेस्ट चैप्टर। भाई कौन सा चैप्टर है जो तुम्हें बहुत मुश्किल लगता है, बहुत वीक लगता है, हम क्या करेंगे उसका निकालेंगे वन शॉट लेक्चर। वन शॉट लेक्चर एक लंबा सा पूरे चैप्टर का लेक्चर होगा, उसमें हम आपको एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी कराने वाले हैं ताकि आपके है ना पेपर में 90% मार्क्स आ सके। तो जाके कमेंट करो कौन सा चैप्टर आपको बहुत मुश्किल लगता है। फिर ये याद रखना कि भाई हमारे लेक्चर्स, हमारे नोट्स, सारे गेस्ट पेपर्स काम के होते हैं। ये 300 बच्चे हैं जिनके ना 90% ज्यादा मार्क्स आए थे। तो सारा मटेरियल कमेंट सेक्शन में सबसे पहला कमेंट है, वहां पे पड़ा हुआ है। और अगर आप भी उन बच्चों की तरह 90% ज्यादा मार्क्स लाना चाहते हैं तो आप भी ना हमारी बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम आपको A to Z सारी तैयारी कराते हैं सारे सब्जेक्ट्स की, है ना। हमारी स्पेशल बैच नंबर 1 है, तो हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर लो। ये सारी चीजें हम आपको देते हैं और एग्जाम के हिसाब से तैयारी कराते हैं। अगर आप भी है ना 90% ज्यादा मार्क्स लाना चाहते हैं, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहते हैं। तो अब हम ये लेक्चर शुरू करते हैं। इस टॉपिक को आज डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं या नेक्स्ट फॉर्म। तो देखिए जी, हमारा जो टॉपिक है वो है एनर्जी एंड इट्स फॉर्म्स। कि आपकी जो एनर्जी होती है, द एबिलिटी टू डू वर्क। सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए कि यार ये एनर्जी खुद इटसेल्फ होती क्या चीज़ है, ये किस बला का नाम है, किस मछली का नाम है, आपको ये पहले ये पता होना चाहिए। देखिए भाई, एनर्जी हम कहते हैं सलाहियत काम करने की को। एनर्जी क्या होती है? द एबिलिटी टू डू वर्क। उससे ज़्यादा कुछ नहीं होती एनर्जी। एनर्जी का कॉन्सेप्ट बस यही है कि एनर्जी क्या है? एनर्जी है एबिलिटी टू डू वर्क। अच्छा जी, इस चीज के अंदर आपको पता होना चाहिए एनर्जी आती कहाँ से। एबिलिटी टू डू वर्क यानी कि काम करने की सलाहियत, यानी एनर्जी और वर्क तकरीबन ऑलमोस्ट सेम चीज ही है। यानी एनर्जी और वर्क एटलीस्ट सेम ही है, तो ये हमें पता है। तो इन रियल लाइफ हमारा जो एनर्जी का यूनिट होता है वो होता है वर्क का यूनिट। तो वर्क क्या होता है? वर्क किसके बराबर होता है? वर्क बराबर होता है, हमें पता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के, F.D। और ये किसके बराबर आ जाता है? फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का होता है मीटर, न्यूटन मीटर, इसको हम कहते हैं जूल, जॉल। ये आता है हमारा यूनिट। तो यही यूनिट होने वाला है हमारा एनर्जी का। तो एनर्जी का यूनिट क्या आता है हमारे पास? यूनिट क्या होता है? जूल, इसका होता है यूनिट। तो एनर्जी की अलग अलग किस्मों की फॉर्म्स होती हैं। यानी एनर्जी कोई ऐसी चीज नहीं जो आपके पास वो एक अलग सूरत लेके बैठी हुई होती है। यानी ये जो हीट एनर्जी है ना, ये अलग अलग शक्लों में होती है, ठीक है। अब जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, सबसे कॉमन आपकी जो होती है, जो क्लास 7-8 में आपने पढ़ा होता है, क्लास 7-8 में आपने पढ़ा होता है, सर पहली किस्म की एनर्जी कौन सी होती है? काइनेटिक एनर्जी। ये एक फॉर्म ऑफ एनर्जी आती है, ठीक है। दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी आप सबके पास आती है, वो होती है पोटेंशियल एनर्जी। सही है। ये पहली बात तो आपको एनर्जी को एक्सप्लेन करवाया गया और उसकी फॉर्म्स इस किस्म भी दी गई हैं, ठीक है। बेसिकली आपके पास जो है ना, बेसिक जो टाइप्स आ जाती हैं वो होती हैं 2 किस्मों की आ जाती हैं, जो कि हमने की हुई है, ठीक है। सो ये होती है 2 किस्मों की एनर्जी और इस किस्म की डिवीजन होती है। जो मेजर टाइप्स आ जाती है ना, जो स्पेसिफिक टाइप होती है, ठीक है।
मैंने इसको स्पेसिफिक टाइप की मोशन के साथ एसोसिएट किया होता, लेकिन आप हम इसे जनरल करते हैं। तो ये दो कैटेगरीज की होती हैं। अब इसमें आ जाती है वैरायटी की बॉडी, ये जो एनर्जी है पाई किस किस तरीके से जाती है। एक आती है केमिकल एनर्जी, सही है, एक आती है आपके पास केमिकल एनर्जी, जो कि बॉन्ड्स के अंदर पाई जाती है, कि यानी दो मॉलिक्यूल्स हैं उसके बिटवीन बॉन्ड्स बने हुए हैं उसके अंदर, ठीक है। एक आपके पास एनर्जी होती है जो कि पाई जाती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी ये कौन सी एनर्जी होती है? जो सन से आपके पास आती है, जो आप दोपहर में जब आपका सूरज निकला हुआ होता है, आपको तपिश आती है, गर्माइश आती है, तो आपको जो फीलिंग आती है वो क्या होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी होती है, जो कि हीट आपको दे रही होती है, सही है। एक होती है इस किस्म की एनर्जी, सही है। तीसरी होती है आपके पास इलेक्ट्रिकल सोनिक न्यूक्लियर, इलेक्ट्रिक, ये एनर्जी होती है जो कि न्यूक्लियस एटम के न्यूक्लियस के अंदर जो आपके पास टाइनी पार्टिकल्स होते हैं, टाइनी जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, उनकी एसोसिएशन के साथ या डीकम्पोजिशन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स आपस में बाइंड हुए जाते हैं, ठीक है। उसके अंदर आपके जो न्यूक्लियस के अंदर चीज़ें होती हैं उसके साथ एसोसिएटेड होती है। सोनिक होती है आपके पास साउंड वेव्स के साथ, कि जो चीज़ें साउंड की वाइब्रेशन होती है, वेव्स होती हैं उसके पास। इलेक्ट्रिक होती है कि जब आप इलेक्ट्रिकल चार्जेस मूव करते हैं, जो बिजली आती है उसके अंदर एनर्जी होती है। सो ये डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स है। मैकेनिकल एनर्जी होती है आपके पास, ठीक है, और वेराइटी ऑफ एनर्जी होती है, सही है। लेकिन ये ऊपर ऊपर से मोटे मोटे तौर पर, और जो हायर हाई अर्कीज के अंदर जो चीज़ें होती है वो आपको बताई जा रही है कि भाई ये इतने किस्मों के आपके पास एनर्जी और उसकी टाइप्स होती है, ठीक है। तो अगर आप किताब को थोड़ा सा गौर फिगर करें, इसके अंदर आ जाता है कि भाई हम हमारे इर्द गिर्द जो है ना चीज़ों को हम जान सकते हैं कि वो काम करने के लिए जो है वो सलाहियत रख सकती है, यानी वो फोर्स एक्सर्ट करती है किसी चीज़ को मूव करने के लिए, सही है। एक बॉय है जो कि टॉय कार को पुश कर रहा है, एक बॉय है जो कि फोर्स एक्सर्ट कर रहा है फ्लोर पर मूव करने के लिए, किसी कार के ऊपर धक्का लगाया जा रहा है मूव करने के लिए, तो जी वो क्या है? वो वर्क ट्रांसफर किया जा रहा है, वो एनी एनर्जी एबिलिटी टू डू वर्क क्या है? पेंसिल को शार्प करना, राइडिंग करना, बाईसाइकिल यानी बाईसाइकिल चलाना, गाड़ी को धक्का देना, तो क्या हो रहा है? एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है। तो एक फॉर्म से, एक सूरत से किसी और सूरत के अंदर वो क्या हो रहा है? ट्रांसफर हो रहा है, सही। ये होता है एनर्जी का ट्रांसफर। यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होता है? जूल, जिसको कहते हैं न्यूटन मीटर, और जॉल होता है वर्क के सेम टू सेम रेटो कॉपी होता है। ये सारी चीजें मैंने नीचे वाली आपको सारी की सारी अभी पढ़ा दी, ये जो नीचे वाली चीज है, ठीक है। अब नया तीर हमारे हाथ में आता है, वो कहता है पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। एनर्जी possessed by a body by virtue of its position in a field, force field or in configuration is called potential energy। आप बोलेंगे सर ये पता नहीं क्या यह लिखा हुआ है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी की आइडिया को और कॉन्सेप्ट को, कि जी पोटेंशियल एनर्जी इटसेल्फ होता क्या है फ्रॉम द स्टार्ट, सही है। पोटेंशियल एनर्जी दरअसल एक ऐसी किस्म की एनर्जी होती है, एबिलिटी होती है, जो सिस्टम के अंदर स्टोर हो जाती है, सिस्टम के अंदर पाई जाती है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, एग्जिस्ट करने लगती है। पोटेंशियल एनर्जी, इट इज द एनर्जी possessed by the system due to some change in its configuration। आप बोलेंगे सर ये वही आपने बात की है। अब देखो, बात ये पोटेंशियल एनर्जी का जो आइडिया ये है कि देखें, ये जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड्स के अंदर। ये जो आइडिया जन्म लेता है ना, वो लेता है कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड्स के अंदर। आप बोलेंगे सर ये कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड्स क्या होती हैं? ये आइडिया लेता है जन्म कंजर्वेटिव फोर्स
फील्ड्स के अंदर। बच्चे सवाल करेंगे सर ये इतनी बड़ी बात क्या लिखी आपने। कंजर्वेटिव किसे कहते हैं भाई? जो चीज कंजर्व रहे, चेंज ना हो। चेंज का मकसद कि फर्क ना पड़े। फर्क किस किस्म का? कि वो चीज जाया ना हो, जाया या वेस्ट ना हो, तो होता है कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड। कंजर्वेटिव क्या होती है भाई? फोर्स फील्ड ऐसी फील्ड्स होती है जिसके अंदर फोर्स करते हैं, कोई चेंज लाते हैं, उसकी मोशन करते हैं, फोर्स लगाते हैं, लेकिन वो फोर्स जाया नहीं होती। वो जो वर्क डन होता है, वो जो फोर्स करती है, वो जो फोर्स प्यारी से आपका जो वर्क डन करती है, वो जो वर्क डन होता है WD, वो जाया नहीं होता, वो कंजर्व हो जाता है, वो ठहर जाता है, आप उसको इकट्ठा हो जाता है वो कहीं पर, और उससे आप वापस ले पाते हो। वो होता है कंजर्वेटिव, जाया नहीं होता। कंजर्वेटिव यानी कि आपको रीबेक मिल सकती है वो चीज। फॉर एग्जाम्पल बोलेंगे सर आप हवाई बातें कर रहे हैं, थोड़ी एग्जाम्पल वगैरह देते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं कि आपने क्या किया, एक टेबल है, इस टेबल पे क्या रखा हुआ है? एक किताब रखी गई है। भाई किताब कौन सी है? फेडरल का मंजन की बुक है, जिससे बच्चे टॉपर्स बनते हैं। सही है, ये फेडरल का मंजन की एक टॉपर्स वाली किताब रखी हुई है इधर। तो समझो आपने क्या किया, इसको पढ़ने के लिए उठाया। आपने कहा, आपकी अम्मी ने कहा कि बेटा आपको भी पोजीशन लेनी है तो FKM की गाइड मटेरियल से पढ़ो। तो आपने कहा कि उठा लेता हूँ मैं से। जैसे आपने हाथ में उठाया, आपके हाथ में दर्द हुआ, तो आपने किताब को यहाँ पे लाके, आपके हाथ में दर्द हुआ, आपने छोड़ा, तो ये वापसी किताब नीचे आके गिरी। तो ये जो आपने मेहनत की, जो फोर्स लगाई आपने अगेंस्ट द ग्रेविटी, देयर इज अ फोर्स विच इज पुशिंग इट टुवर्ड्स द डाउन। वो फोर्स इसे बड़े प्यार से नीचे की तरफ खींच रही है, वो है इसका वेट। लेकिन उस वेट के मद्देनजर भी भाई आपने ऊपर काम किया, और ये बॉडी वापसी आए के उतनी ही हाइट भी जाए करी। इसका मतलब क्या भाई? वो जो आपने वर्क डन किया ना इस फील्ड के अंदर, ये जो फील्ड है, सिस्टम है, ये कंजर्वेटिव है, जाया नहीं हुआ आपका। अब बच्चे बोलेंगे सर जाया होने का तो कोई केस बताएं आप हमें, कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड क्या होती है? बच्चे पूछते हैं बार बार। तो सर आपने ये तो बोला, तो अब ये बताएं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड क्या होती है? भाई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड एक ऐसी फील्ड होती है जिसके अंदर क्या होती है, आप फोर्स लगे वो जाया होगी। जैसे आपकी फ्रिक्शन हो गई, गाड़ी जल रही है, जा रही है, पहिए हैं इसके, रगड़ा खा रहे हैं, फोर्स यहाँ पे ऐसे जा रही है, ये इसको बैलेंस आउट करिए, बट ये आपस में वो आगे जो जाया हो रही है ना एनर्जी वर्क डन, वो हीट के अंदर, बाकी सारी चीजों के अंदर, आवाज के अंदर, साउंड एनर्जी के अंदर जाया हो रहा है। यू कांट गेट रीबैक द अमाउंट, सो द फील्ड इज नॉन कंजर्वेटिव। दिस इज द आइडिया ऑफ द कंजर्वेटिव फील्ड। तो जी वो कंजर्वेटिव फील्ड्स के अंदर होता है, ये कहानी है ये सारी। ये होता है आपका, क्या होता है, इसको कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी आपकी। भाई वो जो सिस्टम आपका बॉडी पजेस नहीं करती, बॉडी के अंदर कोई ताकत नहीं होती पजेस करने, सिस्टम पजेस करता है। सिस्टम, सिस्टम क्या होता है? दो या दो से ज्यादा बॉडीज का मजमुआ, जो कि उस सिस्टम को, उस फील्ड को, उस एरिया को बनाता है, वजूद में लाता है। देखिए यहां तक अर्थ है, कोई चीज है ही नहीं, आपका एरिया कहाँ तक बाउंड होगा? आपके पास ये चीज ही नहीं है, तो आप कहाँ तक एरिया को बाउंड करोगे कि भाई यहाँ तक फील्ड है? जब आपके पास बॉल आ गई, आप खुद आ गए, तो ये आपका एरिया बन गया। फॉर एग्जाम्पल आपके पास बॉल है लेकिन अर्थ नहीं है, अर्थ है ही नहीं, तो आप एरिया कहाँ तक बाउंड करोगे? आपको पता ही नहीं है जाना कहाँ है। सो द सिस्टम का होना जरूरी है यहाँ पर इस केस में। अब आपकी चीजें, जो पोटेंशियल एनर्जी है, वो भाई स्प्रिंग के अंदर भी पाई जाती है, इलास्टिसिटी के अंदर ये हो गया। आपकी जो अर्थ वाली ग्रेविटेशन एनर्जी है, वो ड्यू टू इट्स पोजीशन होती है। एक बॉडी है, बॉडी जैसे आपकी किताब हो गई FKM गाइड, बाय वर्च्यू ऑफ इट्स हाइट, इस हाइट की वजह से भाई इसका चेंज आया है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी में हाइट की वजह से। अर्थ खींच रही थी, वो डिस्टेंस कम हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स, सिस्टम फील्ड, ये कहानी आती है। तो डिफरेंट 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 किस्म की पोटेंशियल एनर्जीज होती हैं। सही है जी, यह है कहानी।
इसके बाद हमारा आइडिया आता है यहाँ पर, बाय डूइंग वर्क अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी यू हैव गिवन योर बुक। अरे माशाल्लाह, मैंने भी गलती से कोई इत्तेफाक से इस्तेमाल कर लिया किताब की एग्जाम्पल, इन्होंने भी भाई किताब की एग्जाम्पल ले ली, मैंने देखा भी नहीं था इत्तेफाक से। वाह, व्हाट अ कॉन्फिडेंस शॉट इज दिस। तो ये कहता है कि आपने वर्क करके बॉडी को ऊपर ले आया, तो ये जो वर्क किया ना आपने, ये किसी ना किसी फॉर्म के अंदर एक स्टोर हो जाता है, बॉडी में नहीं, आपके सिस्टम में। दो बॉडीज किसके अगेंस्ट मूव किया, अर्थ होगी ना, मूव किया किसके अगेंस्ट, यूनिट सराउंडिंग, तो दोनों सराउंडिंग्स मिलकर सिस्टम बनाते हैं। ये कॉन्सेप्ट गलत है, टीचर्स बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी बॉडी के अंदर स्टोर होती है। गलत आइडिया भाई, पोटेंशियल एनर्जी किसी बॉडी में स्टोर नहीं होती। ये गलत उल आम मार्केट में चीजें हर बंदा गलत पढ़ा रहा होता है। बराए मेहरबानी मैं आपको किताबों के रेफरेंस दे सकता हूँ, रेस्टनिक हॉलीडे क्रेन हो गई, यूनिवर्सिटी फिजिक्स हो गई, ये इस झांसे में ना पढ़िएगा आप। जी जी, ग्रेविटेशनल फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है। इफ यू रिलीज बुक फ्रॉम टॉप शेल्फ, तो ये नीचे आके एक्सेलरेट हो के काइनेटिक एनर्जी गेन कर करके हो जाएगी, और वो पोटेंशियल एनर्जी है वो रिलीज हो जाएगी, और किसके अंदर वर्क में खत्म वो इस्तेमाल हो जाएगी, और वो जो है ना काइनेटिक एनर्जी बॉडी की बढ़ा जाएगी। मतलब क्या होगा, एनर्जी आपकी फॉर्म चेंज करती है। तो पहले थी पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो गई काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज द ओनली वन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। भाई एक किस्म की पता नहीं कितने कितने किस्म की होती है। स्टालिक स्प्रिंग बाय स्ट्रेचिंग इट है, तो आप उसको खींचते हैं वगैरह वगैरह। शॉक एब्जॉर्बर्स होते हैं जो आपकी गाड़ियों के अंदर लगे होते हैं, जो आपके शॉक झटका लगता है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, आप कहते हैं भाई धकती नहीं। केमिकल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है जो आपकी पाई जाती है, कोई भी आप चीज़ खाना वगैरह खाते हैं तो टूटती है, बॉन्डिंग वगैरह तो आपको मिलती है। बैटरी हो गई, वहाँ पे सर्किट्स होते हैं, सारी चीज़ें होते हैं, अपोजिट चार्जेस होते हैं, तो चार्जेस के बिटवीन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो ये सारी सारी चीज़ें आपके पास होती हैं। अभी इसका फार्मूला कहाँ से आता है, इसका फार्मूला आता है बस छोटी सी चीज़ से। कहते हैं भाई पोटेंशियल एनर्जी ना, ग्रेविटेशनल या कोई भी, ये आता है पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला कि आपका मेस कितना है, आपकी जी कितनी है जिसकी वैल्यू यहाँ पर 9.8 ले लो या 10 ले लो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एच हाइट जे है कि भाई वो कितना फास्टनेस नहीं देखिए किसी बॉडी की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है। लाइक ऑल एनर्जीज पोटेंशियल एनर्जी इज ऑल्सो स्केलर क्वांटिटी। इफ फॉर एग्जाम्पल इफ वी लिफ्ट अ स्टोन ऑफ 5 किलोग्राम फ्रॉम अ ग्राउंड टू 20 मीटर हाई, द वर्क इज डन अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। दिस वर्क अपीयर इज 980 जूल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। भाई 980 जूल की पोटेंशियल एनर्जी होगा, वो क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन के अंदर वर्क हुआ है। ठीक है जी, अगेंस्ट द ग्रेविटी वर्क हुआ है। कंसीडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ mass m being lifted vertically by a force F as shown in figure. The work done by force F is given by this equation. Here F W is equal to G, ये S is equal to height आपका हो गया है। तो आप सेकेंड और थर्ड इक्वेशन को मिला के लेके आ जाते हैं mgh। ठीक है, दरअसल ये क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी आप वर्क डन की इक्वेशन लेते हैं। वर्क डन क्या होता है, ये पोटेंशियल ग्रेविटेशनल एनर्जी जो होती है उसके बराबर होती है, और ये किसके बराबर, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के बराबर होती है। वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। आपने फोर्स कितनी लगाई है, इसके वेट के बराबर लगाई है, एफ इज इक्वल टू डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी। और भाई हाइट कितनी, एस इज इक्वल टू एच तय की है। तो भाई इक्वेशंस को मिला दो, तुम लोग क्या कर दो, इक्वेशन इसको और इसको इसके अंदर मेन वाली में डाल दो। एस की जगह एस की वैल्यू एफ आप तो डाल सकते हो, बाकी जगहों की वैल्यू एफ इंटू एस। एफ की जगह भाई लिख दो एम जी, और एस की जगह लिख दो एस, तो आंसर आ गया एम जी एच। अब मेन टॉपिक आ जाता है, कलेक्टिवली हम जो है ना इसको दो चीज़ों में करते हैं, एक होता है पोटेंशियल, एक होता है काइनेटिक एनर्जी। तो ये दो टॉपिक हमारे होने वाले हैं। एक होता है काइनेटिक एनर्जी का पूरा टॉपिक हमें समझना है कि काइनेटिक एनर्जी दरअसल होती क्या है, और उसके बाद हमें आना है पोटेंशियल एनर्जी की तरफ
काइनेटिक एनर्जी की कहानी, अल्फाज, जज्बात आते कहाँ से हैं? ये जो एनर्जी है, पहली चीज आती है कि भाई काइनेटिक एनर्जी होती क्या है। डेफिनेशन सारे के सारे बच्चे लिखो काइनेटिक एनर्जी की। पहला काम हर किसी ने ये करना है, काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन वगैरह लिखनी है। कि जी काइनेटिक एनर्जी किस चिड़िया किस मछली का नाम है? काइनेटिक एनर्जी एक इस किस्म की एनर्जी होती है जो कि एक बॉडी ने अपनी मोशन की वजह से पजेस की हुई होती है। भाई ये लेक्चर तो तुम बहुत मजे से देख रहे हो, लेकिन तुम्हें पता है कि लेक्चर देखने से खाली 90% मार्क्स नहीं आ जाते। असल में भाई मार्क्स कैसे आते हैं? तो भाई ये लेक्चर देखने के बाद आपने नोट्स खुद के बनाने होते हैं और फिर साथ में आपने प्रैक्टिस भी करने होते हैं सवाल। भाई ये हमारा फेवरेट कोट है, 90% मार्क्स डोंट कम फ्रॉम जस्ट हार्ड वर्क, दे कम फ्रॉम कंसिस्टेंसी, स्मार्ट स्ट्रैटेजी एंड प्रॉपर रिविजन। भाई स्मार्ट तरीके से पढ़ो। स्मार्ट तरीका ये हमने आपको बताया हुआ है, तो साथ में हम आपको तरीका भी नहीं बता रहे, साथ में हम आपको दे रहे हैं भाई नोट्स। जाओ कमेंट सेक्शन में, नोट्स में से आपको मिल जाएंगे भाई उन बच्चों के नोट्स। 300 बच्चे थे जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए थे, उनके नोट्स वहां पे पड़े हुए। लेकिन साथ में उधर नीचे हमने आपको सवाल भी दिए हुए प्रैक्टिस के लिए। ये यहाँ पे पूरी गूगल शीट पड़ी हुई है भाई, यहाँ से जाके सवाल प्रैक्टिस करो। खाली ऐसा कुछ नहीं होता कि हाँ हम लेक्चर देखेंगे हमारे मार्क्स आ जाएंगे, नहीं भाई, नोट्स पढ़ने होते हैं और साथ में इनकी प्रैक्टिस भी करनी होती है सवालों की। कि एक बॉडी है फॉर एग्जांपल, कि मूव कर रही है, इसके मूव करने की वजह से इसके अंदर एक सलाहियत है जो कि एक बॉडी जो सुकून से पुरसुकून हालत के अंदर बैठी हुई है, उसके उससे हटके उसके पास एक सलाहियत है, एक्स्ट्रा एनर्जी है, इसकी एक पाई जा रही है खूबी। उस खूबी का नाम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी है, जो कि आती है इसके चलने से, दौड़ रही होती है। सही है चीज, इसके पास एक फोर्स लगी हुई होती है एक्स्ट्रा जो कि इसको चला रही होती है, और इसके पास एक एनर्जी होती है जो कि अगर ये बॉडी किसी चीज के साथ टकराती है, अब हमें पता कैसे चलता है वाकई में है या एनर्जी नहीं है? तो ये बॉडी जब किसी और चीज के साथ एनर्जी टकराती है तो क्या होता है, ये बॉडी रुक जाती है और अपना इफेक्ट किसी और बॉडी के अंदर क्या कर देती है, ट्रांसफर कर देती है। तो इसलिए इस चीज को क्या कहा जाता है, इसलिए इस चीज को क्या कहा जाता है, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी भाई क्या होता है, एनर्जी पजेस्ड बाय बॉडी एनर्जी possessed by by body by body due to virtue of its motion। ये बॉडी है यहाँ पर, और जब इसके पास फोर्स लगी तो ये बॉडी यहाँ पर पहुंची। ठीक है, ये सेम टू सेम बॉडी है। सही है। इनिशियली क्या है, ये बॉडी किस चीज के अंदर है? इनिशियली ये बॉडी है रेस्ट के अंदर, यानी जीरो वेलोसिटी के साथ। ये सेम बॉडी ए है, ये वही सेम बॉडी ए है इनिशियली रेस्ट में। आपने क्या किया, इस बॉडी के ऊपर लगी है खतरनाक किस्म की फोर्स। क्या लगी है, इस बॉडी के ऊपर लगी है खतरनाक किस्म की एफ से फोर्स। जिस फोर्स ने क्या करवाया, इसको करवाया मूव। ठीक है, इसने क्या किया, जिस जिस फोर्स की वजह से यहां से लेकर यहां तक का एक फासला तय किया है, जिसको कहते हैं हम डिस्प्लेसमेंट तय किया है इसने। इसे मैं कहता हूं इसने फासला तय किया एस। सही है, यहां तक। अब शुरू में क्योंकि इसकी वेलोसिटी थी 0 मीटर पर सेकेंड, और आफ्टर दिस मोमेंट इसकी जो फाइनल वेलोसिटी जाके पहुंची है वी एफ इज इक्वल टू वी मीटर पर सेकेंड, कुछ ना कुछ जाके पहुंची है। तो क्या हुआ, इस वजह से आपके पास शुरू में इसकी क्या थी, हमें पता है मोशन की वजह से एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी। शुरू में हो गई काइनेटिक एनर्जी 0, यहाँ पर इसकी कुछ काइनेटिक एनर्जी पहुंच गई, फाइनल काइनेटिक एनर्जी जिसे कहते हैं काइनेटिक एनर्जी फाइनल, जो कि काइनेटिक एनर्जी कुछ इसके बराबर होती है। ठीक है, तो ये कहानी है। अच्छा, इसके अंदर हुआ क्या, हमने क्या किया, फोर्स लगाई है, वर्क डन किया, वर्क डन से ट्रांसफर हुई है फोर्स। तो क्या होता है आपको पता है, W होता है एफ एस कोस थीटा, क्योंकि एंगल ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स सेम है तो हम लिखेंगे एफ एस वर्क डन। और
वर्क डन आपके पास आ गया इसके बराबर, एफ एस के बराबर इस केस के अंदर। यूजिंग न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन का सेकंड लॉ यूज करते हुए, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन #2, जो कि हमें बताता है कि एफ इज इक्वल टू है ए में, सही है। तो हम क्या करेंगे, इस W की जगह इस चीज को पुट करेंगे, मतलब F की जगह। तो हम क्या कर लेंगे, W इज इक्वल टू एम ए टाइम्स एस। तो वर्क डन क्या हो जाएगा आपके पास इसके बराबर। इसके अलावा आपने एक इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी थी साथ साथ, ये आ गया इधर, कौन सी थी, 2AS इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर, ये पढ़ी थी। तो क्या करो आप, AS को इधर ही रहने दो, 2 को वहां ले जाओ। तो क्या हो जाएगा, AS बराबर हो जाएगा VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर अपॉन 2, ट्रांसफॉर्मेशन है। तो यहां पर आपको ये AS नजर आ रहा है, W इज इक्वल टू एम एस। क्या करो, इस एस के अंदर ये चीज डाल दो, यहाँ पर प्लग इन कर दो। तो क्या हो जाएगा, W बराबर होकर आ जाएगा W इज इक्वल टू एम VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर अपॉन के अंदर 2 ले आओ, ठीक है। अब इस हमारे वाले केस के अंदर पता है क्या था, हमारे वाले केस के अंदर भैया इनिशियल वेलोसिटी थी 0, I 0 था ना। तो हम क्या करेंगे, W इज इक्वल टू एम VF स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर अपॉन 2 करेंगे हम, सही है। और हमारे केस के अंदर VF क्या थी, V के बराबर थी, तो हम V लिख लेंगे, V स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर। जब तुम इसको बढ़ाओगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 mv स्क्वायर W इज इक्वल टू। तो वर्क डन हमारा किसके बराबर था, वर्क डन जो बराबर है, यहाँ पे हमने जो जितना भी काम किया वो बराबर था काइनेटिक एनर्जी के। हमने क्या कहा भाई, हमारा वर्क डन क्या था, वर्क डन क्या होता है ये भाई, हमने बॉडी को फोर्स लगाई, उसकी वजह से मूव किया, उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी स्टोर की। तो हमारा वर्क डन क्या होता है, वर्क डन यूजुअली बन के आता है W इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल, सही है ना, इतनी थी, ये फर्क आया वर्क डन। तो इसको फार्मूले को यूज करते हुए तुम देखो, तो हमारे पास वर्क डन किसके बराबर होता है, हमारे पास आ जाता है वर्क डन बराबर है काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। तो हमारे पास फाइनल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी 0 और फाइनल थी KE माइनस 0। तो वर्क डन बराबर हो जाएगा KE के, यहाँ से वर्क डन बराबर है KE के। तो ये आप यहाँ पे जाके डाल दोगे, काइनेटिक एनर्जी बराबर हो जाएगी 1/2 mv स्क्वायर के। यहाँ से आपका आस्ता मुस्कुराता फार्मूला आता है काइनेटिक एनर्जी का, ऐसे आपका फार्मूला बन के आता है, तैयार आता है, बनता है। पर क्या होता है, वर्क इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो क्या होता है, वर्क इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी किसी भी बॉडी की। कहानी है सारी ये, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी चेंज हुई तो मतलब वर्क ने अपना काम करके दिखाया। सो दैट इज द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक ओवर हियर, सही है। तो अच्छा जी, आपकी किताब में अगर हम जाने की कोशिश करते तो आपकी किताब क्या कहती है, हमें यही सारी चीज़ें बता रही होती है कि आपके पास मूविंग बुलेट कुछ काम कर सकती है और जब किसी के अंदर लगती है तो वो हालत ख़राब कर देती है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, काइनेटिक एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी होती है, सही है। तो ये कुछ टाइप की एनर्जीज होती है, दिस इज ऑल अबाउट, ठीक है। आपके पास एक भारी फुटबॉल आ रही है चलते हुए, अब आपको एनर्जी लगानी पड़ेगी रोकने के लिए, आप रन करना पड़ेगा। क्या होगा, आप उसमें से एनर्जी स्नेच कर लोगे, निकाल लोगे, ठीक है। उसके अलावा आपके पास आ जाती है कुछ चीज़ें कि वर्क डन ऑन फोर्स स्प्रिंग ग्राफ कैन बी कैलकुलेटेड बाय फाइंडिंग एरिया। अच्छा, ये एरिया क्या होता है, ये क्या चीज़ बनती है, कैसे बनता है, इसको थोड़ा समझने की हमने कोशिश करनी है।
हमारा ये वाला खेल बनने वाला है थोड़ा सा भी, कि ये एरिया वेरिया की क्या क्या हरकत है, इसको इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। अब देखो, हम कहते हैं फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। क्या है हमारा फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ? सही है। फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। अरे फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ किस चीज़ का नाम होता है कि दरअसल हम क्या करते हैं, हम ग्राफ बनाते हैं फोर्स का और इसका। अच्छा जी, हम क्या करते हैं इस केस के अंदर, हम क्या करते हैं, एक्सिस लेते हैं, एक्स वाई एक्सिस। सही है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, यहाँ पर इस वाई एक्सिस पर लेने की कोशिश करते हैं फोर्स को, ठीक है, और यहाँ पर लेते हैं हम डिस्प्लेसमेंट, कि जी डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है, ये हम करते हैं। तो समझो कि इनिशियली बॉडी यहाँ पर खड़ी हुई थी एक्स आई पर, और बॉडी पहुंच गई यहाँ पर एक्स एफ पर, ठीक है। जब बॉडी एक्स आई पे पहुंची तो फोर्स लगी हुई थी 0। सही है। अब एक्स आई पे क्या थी, फोर्स थी 0, लेकिन जब हमने यहाँ पर फोर्स लगाई, इतनी फोर्स लगाई हमने, कुछ एफ एफ अमाउंट की फोर्स लगाई यहाँ पर, लगाते गए लगाते गए लगाते गए तो बॉडी यहाँ पर पहुंच गई जा, ठीक है। सो यहाँ पे कुछ एक लाइन बन रही है आपके पास, सही है, बॉडी को डिस्प्लेसमेंट तय किया, ठीक है। सो यहाँ पर एक पॉइंट आपके पास ये आ जाएगा, एक पॉइंट आएगा यहाँ पर। सो व्हाट विल यू डू, आप ये कॉरस्पॉन्डिंग है, तो क्या करो, इसका ग्राफ को, अगर आपको वर्क डन निकालना है कि फोर्स ने एक बॉडी को इतना डिस्प्लेस करवाया, तो उसका वर्क डन निकालने के भाई कितना वर्क डन हुआ। इसका जो एरिया है ना, एरिया इस रेक्टेंगल का, स्क्वायर का, ये आपको देगा डेल्टा के ई, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और डेल्टा के किसके बराबर होता है, वर्क डन होता है, ठीक है, जैसा कि हमने पढ़ा। तो यही चीज आपके पास हंसती मुस्कुराती आ गई। सही, ये ही काम होता है, देयर इज नथिंग बिग और समथिंग लाइक के भाई रॉकेट साइंस है, यहाँ पर कोई रॉकेट साइंस वगैरह नहीं है, आसान काम है पूरा, यही है। या आप इसको ड्राइव करते हैं, एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, ये कर लिया। अच्छा, ये एनर्जी की जो डेरिवेशन है ना, इन्होंने यहाँ से निकाली हुई है, ठीक है, यहाँ से इन्होंने निकालने की कोशिश की है, तो हमने ऐसे ही नॉर्मली तरीके से निकाल लिया, तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है इसको ड्राइव करने की, बार बार एनर्जी इज इक्वल टू वो हाफ एम वी स्क्वायर, हमने ऑलरेडी अलग तरीके से निकाल दिया है, ठीक है। तो ये जो फार्मूला आपको देगा कि भाई आपके पास जब भी मेस गिवन हो बॉडी का और वेलोसिटी गिवन हो, तो आप उसकी काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हो उस बॉडी की। सही है। काइनेटिक एनर्जी अगर आपको चेंज निकालना है तो भाई आपके पास, आप निकालोगे वेलोसिटी का फर्क, पहले कितना वेलोसिटी हो रही थी और अब कितनी वेलोसिटी है उस बॉडी की, तो इस चेंज से आपको पता चल जाएगा सिंपली क्या होता है आपके पास क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी के अंदर कितना चेंज आता है बॉडी की जब आप फोर्स अप्लाई करते हैं। सो दैट्स द लॉजिक ओवर हियर। तो इसके साथ साथ हमारे पास ये चीजें आती हैं। एक सवाल आता है कि बाबर आजम हिट्स अ कवर बाय गिविंग काइनेटिक एनर्जी इतनी और एट वॉट स्पीड। भाई यहाँ पर एक प्यारा सा सवाल दिया गया है, वो कहता है कि 50 जूल की एनर्जी देता है बाबर आजम साहब गेंद को, कि कितनी वेलोसिटी से वो जाएगी बाउंड्री की तरफ गेंद। तो जी आप क्या करोगे, 1/2 एम वी स्क्वायर था ना, इसके अंदर चेंजिंग करके करोगे इसको तुम लोग, ये एनर्जी के बराबर होता है, तो तुम क्या करोगे,
वेलोसिटी स्क्वायर रहेगी यहाँ पर 2e/m आएगा इधर और रूट आ जाएगा इधर, ये आ जाएगी वेलोसिटी 2e/m, वही का वही, ये आ गया। तो 2 की जगह 2 आ गया, ई की जगह तुमने एनर्जी रखी 50 जूल की, मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय बोल कितनी 0.12 जो कि यहाँ पर रखा गया है, और वेलोसिटी हो जाएगी 28.9 मीटर पर सेकंड जब आप इसको मल्टीप्लाई करवा के इसका लोगे अपना रूट। सही है, तो ये आएगा, इतनी वेलोसिटी से गेंद जो है ना मूव करेगी जब बाबर आजम साहब कवर मारने की कोशिश करेंगे। सही है, अब आ जाता है हमारे पास टॉपिक एनर्जी कंजर्वेशन, कन्वर्जन एंड कंजर्वेशन। एक किताब है वो भाई शेल्फ पे रखी हुई है, इसके अंदर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। जब ये गेंद ये गिर जाती है, ये टॉप पे रखी हुई है, ये नीचे गिर जाती है, तो क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी पहले थी वो अब कन्वर्ट हो जाती है आपके पास किसके अंदर, ग्रेविटेशनल सॉरी काइनेटिक एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि वो मूव करना शुरू हो जाती है। तो जी ये कन्वर्जन हो गया पोटेंशियल एनर्जी टू काइनेटिक एनर्जी, सिंपली कोई बड़ी चीज नहीं है। ठीक है, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, इससे आपके पानी के टरबाइंस वगैरह ये बनते हैं, आपकी पानी नीचे गिरता है नदियों से वगैरह वगैरह सारी चीज़ें होती हैं, जिससे हम कहते हैं डैम वगैरह। जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है साइक्लिस्ट गोइंग टू द टॉप ऑफ द हिल, भाई उसके अंदर जो स्टोर्ड केमिकल एनर्जी बॉडी के अंदर होती है वो वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी करती है, भाई जान लगा के ऊपर जाती है, जो कि ग्रेविटी से पोटेंशियल एनर्जी उस बंदे की बढ़ जाती है, और जो कि उस बंदे को नीचे जाते हुए हिल से एक काइनेटिक एनर्जी देती है, तेजी से वो बंदा साइकिलिंग करते करते नीचे जाता है, क्योंकि वो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है, और जैसे जैसे आता है वो उसको खुद ही पुश कर रहा होता है चीज़। ठीक है, ये कहानी है। और इसके साथ आपके पास क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का जो बल्ब होता है उसके अंदर लाइट एनर्जी, थर्मल एनर्जी होती है, गाड़ियों के अंदर पेट्रोल एनर्जी होती है जो केमिकल एनर्जी की फॉर्म होती है। तो जी इंजीनियर्स जो है वो लगे हुए हैं इन चीज़ों के ऊपर, ये सस्टेनेबिलिटी वगैरह, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो गए, और उनको यूज़ करने में कैसे अच्छे बनाए, कैसे इंटीग्रेशन करे कि भाई हर जगह हर चीज़ हर कंपोनेंट अपने आप से बात करे, बातचीत करे, और वो ऑर्गेनाइज्ड वे के अंदर चीज़ रहे। सही है, तो बात आती है ये चीज़ यहाँ पर। It must be noted during this conversion process of all the energy is not converted into useful forms। कि जी ये बात याद करने के भाई पूरी एनर्जी जो है ना 100% कन्वर्ट नहीं होती, जब कन्वर्जन होती है एनर्जी कुछ लॉस आता है। लॉस क्यों आता है फर्स्ट इंटर में पढ़ोगे, लेकिन आता है, हमने जितना भी चीज़ें ट्राई की है। अब कहानी ये आती है, जैसे एक ऑटोमोबाइल ड्रिवन विद पेट्रोल होती है, तो वो क्या करता है 17 से लेके 21% ऑफ द केमिकल एनर्जी गैसोलीन जो पेट्रोल होता है ना आपको जो डालते हैं वहां से एनर्जी लेता है, 80% आपका साया हो जाता है पावर। तो जी द रिमेनिंग 80% इज लॉस टू द एनवायरमेंट इज हीट एंड अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रिक कार्स आर फार मोर एफिशिएंट देन इंटरनल कंबशन इंजन, जो आप पढ़ेंगे कार से बहुत अच्छा है क्योंकि वो बर्निंग नहीं करता, जलाता नहीं चीज़ों को। एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड और क्रिएटेड only created from one form to another, from one it created and converted from one to another। कि भाई एनर्जी आपने बना दी है, अब उसको आप एक फॉर्म से दूसरी में कन्वर्ट कर सकते हो, ख़त्म नहीं कर सकते। ख़त्म करने का मकसद ये नहीं होता है कि भाई आप अपने अब्बा को बोलो अपने घर पे गई ख़त्म हो गई जीरो हो गई, भाई नहीं, ख़त्म नहीं है, माइंड के अंदर है, और माइंड के अंदर लॉजिकली सोचना है, ना कि फिजिकल प्रेजेंस के अंदर। भाई इस चीज़ का कोई फिजिकल प्रेजेंस है ही नहीं जो चीज़ है ना, तो ये बात समझ देखिए। Energy can neither be created nor be destroyed in any process. It can be converted from one form to another, but the total amount of energy remains constant। भाई टोटल अमाउंट बढ़ेगी नहीं। पता चले खुद बॉडी के अंदर 1 किलो कैलोरी एनर्जी थी, आधी उसके पास बची है, आधी देने नहीं, पता चले कि भाई लड़का क्या कहते हैं पूरी 1 या 0.75 लेके चला गया। सो दिस इज समथिंग यू नीड टू सी, यू नीड टू लुक इनटू इट। ठीक है, this means that the work done is zero, the change in energy is zero। भाई जब वर्क डन क्या होता है, चेंज इन एनर्जी होता है, तो जब चेंज इन एनर्जी डेल्टा ई ही बराबर है जीरो, तो वर्क डन चेंज इन वर्क डन या वर्क डन होता ही डेल्टा ई के बराबर है, तो डेल्टा डब्ल्यू वर्क डन इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा सिंपली। दैट्स इट, दैट्स द लॉजिक ओवर हियर। that if the total energy of any final stage is ER, the total energy at initial energy is E something है, then by conservation principle EI बराबर होना चाहिए ETI का।
तो ये माइनस आना चाहिए मेरे ख्याल से यहाँ पर, ये मेरे ख्याल से। ठीक है जी। तो उम्मीद है अब आपको है ना ये टॉपिक समझ आ गया। हमने सारे के सारे सब्जेक्ट्स और सारे के सारे चैप्टर्स के हमने नोट्स डाले हुए हैं, लेक्चर्स डाले हुए हैं। इधर कमेंट सेक्शन में चले जाओ, नोट्स पढ़े हुए हैं, लेक्चर्स पढ़े हुए हैं, गेस्ट पेपर भी हम आपको दे रहे हैं और इंपॉर्टेंट चीजें भी बता रहे हैं ताकि आपको है ना एग्जाम की डेट्स भी पता चल जाए और आपका एग्जाम मिस ना हो जाए। सारी चीजें हमने कमेंट सेक्शन में डाली थी, वहां से है ना जाके वसूल कर लो उसको। तो आप देख रहे हो कि हमारी इतने सारे बच्चे हैं जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए। क्यों? सवाल देने के साथ साथ हम सिखाते हैं कि भाई आंसर कैसे लिखते हैं। आंसर लिखने का एक तरीका होता है, वो तरीका हम सिखाते हैं सिर्फ और सिर्फ हमारी बैच वाले बच्चों को, इसलिए हमारे इतने सारे बच्चे हैं जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए हैं। तो अगर आप भी हमारी बैच ज्वाइन करना चाहते हैं ताकि आपके भी 90% से ज्यादा मार्क्स आए, तो हमारी बैच खुली है। इस व्हाट्सएप नंबर पे हमें मैसेज कर लो, आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। हम आपको सिखाएंगे कि भाई आंसर कैसे लिखते हैं। टॉपर बच्चे जो 90% ज्यादा मार्क्स लाते हैं वो आंसर कैसे लिखते हैं ताकि एग्जामिनर मार्क्स काट ही ना सके, ताकि वो एग्जामिनर बोले भाई ये लो फुल मार्क्स। हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर लो और हम आपको ऐड कर लेंगे हमारी बैच में, और फिर आप भी है ना 90% से ज्यादा मार्क्स ला सकते हैं।